केमिस्ट्री। और चलिए शुरू करते हैं बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अपना नेक्स्ट लेक्चर। लास्ट लेक्चर में अपन ने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था, नॉर्मल हाइब्रिडाइजेशन, उसी को अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर में अपन ने स्टेरिक नंबर 6 तक पढ़ लिया था। अब अपन पढ़ेंगे स्टेरिक नंबर 7, स्टेरिक नंबर 8 और स्टेरिक नंबर 9 के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेरिक नंबर 7 की मैं अगर बात करूँ तो स्टेरिक नंबर 7 पर जो अपनी ज्योमेट्री होगी वो होगी पेंटागोनल बाइपिरामिडल। एक ज्योमेट्री ये होती है और एक ज्योमेट्री और होती है मोनोकैप्ड ट्राइगोनल प्रिज्म। ये दो टाइप की ज्योमेट्री अपनी होती है स्टेरिक नंबर 7 पर। अब यहाँ ऑर्बिटल्स कौन कौन सी वर्क करते हैं? ऑर्बिटल्स वर्क करेंगी एस ऑर्बिटल, पी की सारी ऑर्बिटल, पी एक्स पी वाई पी जेड यानी ऑल पी ऑर्बिटल, और 3 डी की ऑर्बिटल, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर और डी एक्स वाई। यहाँ बॉन्ड एंगल जो होगा वो मेरा होगा 72 डिग्री बॉन्ड एंगल होगा और एक बॉन्ड एंगल होगा मेरा 90 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूँ मैं हाइब्रिडाइजेशन की। हाइब्रिडाइजेशन यहाँ होगा sp3d2। ठीक है, सॉरी sp3d3। हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d3 और इसका एग्जाम्पल IF7। ठीक है, आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड। चलिए अपन देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर किस टाइप से होगी। जनरली अगर मैं बात करूँ तो जनरल एक पेंटागोन तो कुछ इस तरीके का बनता है। ठीक है, ये मेरा सेंट्रल एटम और यहाँ मेरे क्या होंगे फ्लोरीन्स एटम्स होंगे कुछ इस टाइप से। पेंटागोन में क्या होंगे 5 फ्लोरीन एटम होंगे। ठीक है, पेंटागोनल नाम है तो पेंटागोन। ठीक है, कुछ इस तरीके से जुड़े रहेंगे। ठीक है, अब बात आती है बाई पिरामिडल, यानी 2 पिरामिडल होंगे और उन 2 पिरामिडल पर भी क्या होगा 2 फ्लोरीन एटम्स होंगे, क्योंकि फ्लोरीन कितने हैं आयोडीन से अटैच 7 फ्लोरीन है। तो एक फ्लोरीन कुछ इस टाइप से अटैच होगा और एक फ्लोरीन कुछ इस टाइप से होगा। तो इस टाइप से एक पेंटागोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर बनती है। यहाँ बात आती है बॉन्ड एंगल की। बॉन्ड एंगल कैसे देखोगे तो ये जो 2 पिरामिड हैं, पिरामिड वाले जो 2 फ्लोरीन हैं, ये क्या होते हैं इस आयोडीन के एक जस्ट ऊपर होता है और एक आयोडीन के जस्ट नीचे होता है। तो ये तो इस आयोडीन से क्या करते हैं 90 डिग्री इसका एंगल बनाते हैं। इन बाकी सभी फ्लोरीन से कितना एंगल बनाएंगे 90 डिग्री। और ये जो मेरा पेंटागोन होता है ये क्या होता है प्लेन में होता है इस टाइप से। एक फ्लोरीन यहाँ हो जाएगा, एक फ्लोरीन यहाँ, ठीक है, एक फ्लोरीन यहाँ, एक फ्लोरीन यहाँ और एक फ्लोरीन यहाँ पर। तो एक प्लेन में होते हैं पांचों के पांचों फ्लोरीन। ठीक है, और इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल होगा इन 2 फ्लोरीन्स के बीच में वो होगा मेरा 72 डिग्री। जबकि ये जो प्लेन के जस्ट अबव जो फ्लोरीन है और इस प्लेन में जो फ्लोरीन्स हैं उनके बीच में एंगल कितना होगा 90 डिग्री। तो ये एंगल्स जो होगा ये होगा 90 डिग्री, क्योंकि ये तो क्या होते हैं एकदम परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्टेरिक नंबर 7 में ही जो दूसरी ज्योमेट्री होती है वो होती है मोनोकैप्ड ट्राइगोनल प्रिज्म। ठीक है, यहाँ भी हाइब्रिडाइजेशन वही sp3d3 और इनके लिए जो स्पेसिफिक एग्जांपल हैं वो 2 स्पेसिफिक एग्जांपल हैं। एक तो NbF7 और एक जर्कोनियम ZrF7। ठीक है, ये दोनों ही क्या है अपने डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, 4D 5D सीरीज के एलिमेंट है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ स्टेरिक नंबर 8 की। स्टेरिक नंबर 8 में कौन सी ज्योमेट्री होती है हेक्सागोनल बाइपिरामिडल अपनी ज्योमेट्री होती है। जनरली ये पाई जाती है लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स में। ठीक है, लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स यानी F ब्लॉक एलिमेंट्स में पाई जाएगी, जहाँ क्या होगा साथ में ऑक्साइड लिगेंड भी अटैच्ड होगा। यानी लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स की जो मेटल्स होंगी उनके साथ क्या अटैच होगा अपना ऑक्साइड लिगेंड भी अटैच्ड होगा। तब जो अपनी ज्योमेट्री बनती है स्टेरिक नंबर 8 के लिए वो बनेगी हेक्सागोनल बाइपिरामिडल। यहाँ जो ऑर्बिटल्स वर्क करेंगे एक एस ऑर्बिटल, 3 पी ऑर्बिटल और डी की भी क्या होती हैं 3 ऑर्बिटल और एक अपनी में होती है एफ ऑर्बिटल। ठीक है, यहाँ आपको दिख रहा होगा डी ऑर्बिटल्स सारे सेम हैं, पी भी सेम, एस भी सेम, बस एक एफ ऑर्बिटल नहीं आई है। ठीक है, क्योंकि डी भी यहाँ भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ भी एक्स वाई है, यहाँ भी एक्स वाई है और यहाँ भी डी जेड स्क्वायर है, यहाँ भी डी जेड स्क्वायर। तो बाकी सिमिलरिटी सेम है, बस एक नहीं एफ ऑर्बिटल और इंक्लूड हो गई है। एफ ऑर्बिटल इंक्लूड हुई है तभी तो क्या अपन बोल रहे हैं कि ये जो ज्योमेट्री होगी कौन शो करेगा लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स के एलिमेंट शो करेंगे। जब लिगेंड कैसा अटैच होगा ऑक्साइड लिगेंड अटैच्ड होगा। तो संकरण क्या हो जाएगा, ये जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा sp3d3 sp3d3 और एक f। ठीक है, एग्जाम्पल इसका ये रहा यू मतलब यूरेनियम की बात कर रहा है। यूरेनियम में तो अपना क्या है एफ ब्लॉक का ही एलिमेंट है। ठीक है, अब इसकी बात आती है इसकी स्ट्रक्चर या इसकी ज्योमेट्री कैसे बनती है वो अपन देखते हैं। तो वो आपको जनरली यहाँ बना के दिखा रहा हूँ। तो जनरली क्या होता है यूरेनियम से 2 तो ये ऑक्सीजन या कहूँ ऑक्साइड लिगेंड अटैच्ड हैं, कुछ इस तरीके से अटैच्ड होते हैं। अब बात आती है यूरेनियम से 3 नाइट्रो लिगेंड्स भी अटैच होते हैं। अब ये 3 नाइट्रेट लिगेंड जो हैं ये 3 नाइट्रेट लिगेंड कैसे अटैच होते हैं वो अपन देखते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से अटैच्ड होते हैं नाइट्रोजन से। ये स्ट्रक्चर आपको हमेशा ध्यान रखनी है। ये अपन एफ ब्लॉक के अंदर जब पढ़ेंगे अपन तब भी अपन ये स्ट्रक्चर्स देखेंगे। ठीक है,
कुछ इस टाइप की क्या होती है, ये स्ट्रक्चर होती है यूरेनियम के इस कंपाउंड की। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेगेटिव चार्ज एक क्या होगा, इस पर नेगेटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज इस पर अप्लाई होता है। तो कुछ इस टाइप की ये स्ट्रक्चर बनती है। यहाँ आपको दिख रहा होगा कि यूरेनियम की जो समन्वय संख्या है, ठीक है, जब अपन कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे तब है समन्वय संख्या, या कहूँ एक तरह से मैं आपको आइडिया बता रहा हूँ कि यूरेनियम से जो अटैच जो लिगेंड हैं वो कितनी संख्या में अपन ये देख सकते हैं, या फिर मैं कहूँ तो कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं वो अपन देख सकते हैं। उसी के बेस पर अपन बता देंगे कि स्टेरिक नंबर अपना 8 है। इस स्ट्रक्चर में देखिए अपन कैसे बताएंगे कि स्टेरिक नंबर 8 है। तो देखिएगा, एक सिग्मा बॉन्ड ये बना रहा है, ये ऑक्सीजन एटम, एक ऑक्सीजन एटम ये सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड ये, एक यहाँ, एक यहाँ, और यहाँ क्या है, डबल बॉन्ड्स बन रहे हैं। इन डबल बॉन्ड्स में भी तो क्या होंगे, एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होगा, लेकिन अपने को कंसिडर क्या करना है, सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में कौन वर्क करता है, सिग्मा बॉन्ड और लोकलाइज्ड लोन पेयर्स ही वर्क करते हैं। तो यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड अपना यहाँ से आ जाएगा और एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ से आ जाएगा। तो ओवरऑल क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 सिग्मा बॉन्ड ये, 7 सिग्मा बॉन्ड यहाँ से और 8वां सिग्मा बॉन्ड यहाँ से। टोटल 8 सिग्मा बॉन्ड यहाँ प्रेजेंट है और 8 सिग्मा बॉन्ड है, कोई लोन पेयर इस यूरेनियम पर है नहीं। इसका मतलब 8 समन्वय संख्या के लिए या क्या हो जाएगा, स्टेरिक नंबर भी ऐड हो जाएगा। तभी अपन इसके लिए बोलते हैं हेक्सागोनल बाइपिरामिडल, इसकी क्या बनती है, स्ट्रक्चर बनती है। हेक्सागोनल आपको दिख चुकी होगी, ये जो ऑक्सीजन एटम्स हैं, ये 6 ऑक्सीजन एटम है, ये एक हेक्सागोन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। कुछ इस टाइप का एक हेक्सागोन का फॉर्मेशन ये करते हैं इस यूरेनियम के साथ, ठीक है। यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन और यहाँ ऑक्सीजन, ठीक है, कुछ इस टाइप से। और जो 2 ऑक्सीजन्स हैं ये क्या करती हैं, ये पिरामिडल का फॉर्मेशन करती हैं। दोनों ऑक्सीजन कुछ इस टाइप से क्या होती हैं, अटैच्ड होती हैं। तो इस टाइप से इस यूरेनियम से क्या होता है, हेक्सागोन बाइपिरामिडल एक ज्योमेट्री का फॉर्मेशन होता है इस कंपाउंड के लिए। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर लेना साथ में, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, जब स्टेरिक नंबर मेरा क्या हो, जब मेरा स्टेरिक नंबर हो 9, जब स्टेरिक नंबर 9 हो तब जो ज्योमेट्री होती है वो होती है ट्राइकैप्ड ट्राइगोनल प्रिज्म, ठीक है, ट्राइकैप्ड ट्राइगोनल प्रिज्म, ठीक है। और इसके लिए जो मेरा हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा, sp3d5 अपन जनरली देख के मिलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, sp3d5 मेरा क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब बात आती है यहाँ कौन से स्पेसिफिक एग्जांपल्स हैं। यहाँ ये 2 स्पेसिफिक एग्जांपल्स आते हैं, एक रीनियम हाइड्रोजन के नो लिगेंड से जुड़े रहते हैं और ओवरऑल चार्ज 2-। ऐसे ही एक टेलोरियम का होता है, हाइड्रोजन की नो लिगेंड और ओवरऑल चार्ज 2-। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, दोनों के दोनों क्या हैं, अपने डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। अब बात आती है ट्राइकैप्ड ट्राइगोनल प्रिज्म की स्ट्रक्चर कैसी होती है, तो काफ़ी सिंपल होती है, इतनी हार्ड नहीं होती है। यहाँ मैं एक ज्योमेट्री मिस कर गया, ये ज्योमेट्री, तो अपन ये ज्योमेट्री सीख लेंगे तो ये ज्योमेट्री भी अपने आप अपने को आ जाएगी। यहाँ ज्योमेट्री है मोनोकैप्ड ट्राइगोनल प्रिज्म। आपको पीछे याद हो तो मैंने स्टेरिक नंबर 6 में शायद मैंने आपको ट्राइगोनल प्रिज्म ज्योमेट्री मैंने बताई थी आपको। तो वो ट्राइगोनल प्रिज्म ज्योमेट्री अपन ने किस टाइप से बनाई थी, अपन ने कुछ इस टाइप से, वो ट्राइगैप्ड, जैसे मैं बात करूँ, जैसे मान लीजिए कुछ AB एटम, कुछ इस टाइप की अपन ने ज्योमेट्री बनाई थी, ये अपन ने ज्योमेट्री बनाई थी ट्राइगोनल प्रिज्म की, ठीक है। अब बात आती है जब मोनोकैप्ड ट्राइगोनल प्रिज्म हो तो ज्योमेट्री कैसी होगी, तो कुछ नहीं, इस A से कोई और अदर लिगेंड एक और जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगी मेरी मोनोकैप्ड ट्राइगोनल प्रिज्म। बना सकते हो आप आसानी से, चाहे NbF5 है, NbF7 2- है। तो यहाँ ये मेरा क्या है, ये मेरा सेंट्रल एटम, ठीक है, या कहूँ मेटल आयन, ठीक है। मेटल कौन सी है यहाँ, Nb है या फिर जर्कोनियम ले सकते हो, एक ही बात है। तो यहाँ मैंने लिख दिया सपोज जैसे जर्कोनियम लिख दिया। अब इस जर्कोनियम से मुझे जोड़ना है 7 फ्लोरीन लिगेंड, तो एक फ्लोरीन लिगेंड यहाँ, दूसरा यहाँ, थर्ड यहाँ, नेक्स्ट फ्लोरीन लिगेंड यहाँ, नेक्स्ट यहाँ और एक फ्लोरीन लिगेंड यहाँ। 6 फ्लोरीन लिगेंड तो क्या होगा, एक टाइप से इस प्रिज्म में आ गए। और एक जो होगा फ्लोरीन लिगेंड वो क्या होगा, मोनोकैप्ड, यानी एक तरह से कहूँ इस कैपिंग कर लेगा, इसकी एक टोपिनुमा स्ट्रक्चर बना लेगा, इसकी कैपिंग कर देगा। वो अपन जनरली 2D में कैसे शो करते हैं, इसको एक साइड बॉन्ड से अपन शो कर देते हैं। जनरली होता कहाँ पर है, इसके एकदम इसके टॉप पर प्रेजेंट होता है। और ये जो 6 फ्लोरीन हैं, ये 3 फ्लोरीन एक प्रिज्म का फॉर्मेशन करते हैं, ऐसे ये 3 फ्लोरीन भी क्या करते हैं कि प्रिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। प्रिज्म की स्ट्रक्चर तो आपको आती होगी, ये जनरली एक प्रिज्म को अपन बनाते हैं, जैसे निकोल प्रिज्म वगैरह होते हैं, तो कुछ इस टाइप का प्रिज्म होता है, लैब वगैरह में अपन देखते हैं, ठीक है। तो ये मेरा हो गया मोनोकैप्ड ट्राइगोनल प्रिज्म। ऐसे ही अगर मुझे बनाना है ट्राइकैप्ड ट्राइगोनल प्रिज्म, और तो वहाँ क्या होगा, सेंट्रल सेम एज इट इज, ये कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, बस क्या होगा ट्राइकैप्ड बन जाएगा, यानी जो सेंट्रल एटम होगा
यहाँ पे तो मोनोकैप्ड है, अब अपने को ना ट्राई कैप्ड, यानी अपन 2 और लिगेंड अपन जोड़ देंगे सेंट्रल एटम से कुछ इस तरीके से। जैसे ये मेरा रीनियम एटम है और इससे मुझे क्या है हाइड्राइड के साथ इसने बॉन्ड बनाया हुआ है, तो ये कुछ हाइड्रोजन इस तरीके से, ये हाइड्रोजन कुछ इस तरीके से क्या होंगे, जुड़े रहेंगे। ये तो थी मोनोकैप्ड तक की बात, और ये मैंने क्या कर दिया, इसको बना दिया ट्राइकैप्ड। तो ये हो गई मेरी ट्राइकैप्ड ट्राइगोनल प्रिज्म स्ट्रक्चर। ट्राइकैप्ड तो ये हो गई, ठीक है, कैप होगी एक तरह से, इस सेंट्रल एटम पर कैप हो चुकी हैं, 3 कैप हो चुकी हैं। फिर ट्राइगोनल प्रिज्म, तो ये ट्राइगोनल प्रिज्म बन चुके हैं, त्रिकोणीय प्रिज्म बन चुके हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो सिंपल स्ट्रक्चर्स हैं, स्ट्रक्चर्स आपसे कोई वैसे जनरली पूछेगा नहीं। मैन है स्टेरिक नंबर, उससे बनने वाली ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन, और ये एग्जाम्पल। बाकी आपको दिख ही रहा होगा यहाँ 9 लिगेंड जुड़े हुए हैं सेंट्रल एटम से, 9 लिगेंड जुड़े हुए, तो मतलब स्टेरिक नंबर 9 है, और ज्योमेट्री है ट्राइकैप्ड ट्राइगोनल प्रिज्म। ऐसे बात आ जाए कि यहाँ अगर बात करूँ, यहाँ भी है जो आप कोऑर्डिनेशन नंबर अगर डायरेक्ट देखना चाहो तो कैसे देखोगे, ये सब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की बातें। ये जो 2 ऑक्साइड लिगेंड हैं, 2 CN, 2 कोऑर्डिनेशन नंबर काउंट होंगे इनके। ये जो नाइट्रेट लिगेंड है, ये नाइट्रेट लिगेंड क्या है, बाइडेंटेट है, द्विदंतुक है। ये अपन BSc या अपन 11th-12th लेवल पे अपन कोऑर्डिनेशन पढ़ते हैं तब सीख लेते हैं। तो जो नाइट्रेट लिगेंड है मेरा क्या है, बाइडेंटेट लिगेंड है, द्विदंतुक लिगेंड है, ठीक है, यानी यहाँ 2 डोनर एटम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो अपन ने ओवरऑल कितने, एक नाइट्रेट लिगेंड में 2 डोनर एटम हैं, तो अपन ने तो 3 नाइट्रेट लिगेंड लिए हैं, तो एक नाइट्रेट में 2 डोनर एटम है, तो 3 नाइट्रेट लिगेंड में हो जाएंगे 6 डोनर एटम। 6 डोनर एटम आएंगे यहाँ से, और 2 डोनर एटम, ये 2 ऑक्सीजन रहे, तो टोटल कितने हो गए, 8 अपने पास डोनर एटम्स हैं, या कहूँ समन्वय संख्या 8 है, या कहूँ स्टेरिक नंबर आ चुका है 8, इस तरीके से। यहाँ आपको 7 नंबर दिख ही रहा है ओवरऑल, तो इस 7 नंबर से आप पहचान जाओगे कि क्या है, स्टेरिक नंबर 7 है, तो उनके लिए 2 प्रेफर ज्योमेट्रीज हो सकती हैं, और हाइब्रिडाइजेशन भी आपको ध्यान में रखना है, साथ में बॉन्ड एंगल्स और ये ऑर्बिटल इन्वॉल्व है। तो ये था अपना नॉर्मल हाइब्रिडाइजेशन, जो अपने स्टेरिक नंबर 2 से लेकर स्टेरिक नंबर 9 तक अपने कवर किया है। ये अगर आपको कंप्लीट याद है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाकी इनकी स्ट्रक्चर्स और कैसे बनाएंगे वो अपन और आगे सीखेंगे, कि हाइब्रिडाइजेशन से या फिर किसी भी कंपाउंड की स्ट्रक्चर अपन कैसे बनाएं, उसमें हाइब्रिडाइजेशन कैसे देखें, तो वो सारी चीज़ें भी अपन आगे करने वाले हैं। अब अपन नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं एब्सोल्यूट अपना हाइब्रिडाइजेशन। 2 टाइप की मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन बताए थे, एक नॉर्मल हाइब्रिडाइजेशन और एक एब्सोल्यूट हाइब्रिडाइजेशन। तो एब्सोल्यूट नॉर्मल हाइब्रिडाइजेशन तो कंप्लीट है। एब्सोल्यूट हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ एक बेसिक आइडिया देना चाहता हूँ परसेंटेज एस और परसेंटेज पी कैरेक्टर का, कि क्या होते हैं, क्या इनके लिए फॉर्मूला यूज़ में अपन लेते हैं और कैसे निकालते हैं, और किसी बॉन्ड में अपन परसेंटेज एस कैरेक्टर कैसे देखते हैं, और किसी लोन पेयर में अपन परसेंटेज एस कैरेक्टर कैसे देखते हैं, वो भी अपन सीखेंगे। देन अपन पढ़ेंगे अपना एब्सोल्यूट हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो पहले अपन स्टार्ट करते हैं अपना परसेंटेज एस और परसेंटेज पी कैरेक्टर अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपन कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज एस एंड परसेंटेज पी कैरेक्टर, ठीक है। यानी किसी भी बॉन्ड में या किसी भी लोन पेयर में कितने एस परसेंट कैरेक्टर हैं, कितने पी परसेंट कैरेक्टर हैं, वो अपन सीखेंगे इन 2 फॉर्मूलाज के बेसिस पर। तो किसी भी बॉन्ड में या लोन पेयर में अपने को जब परसेंटेज एस कैरेक्टर निकालना हो तो फॉर्मूला अपन लगाते हैं कोस थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन एस माइनस 1, ठीक है। एस अपॉन एस यहाँ परसेंटेज एस कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, या कहूँ एस कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, कितने एस प्रतिशत लक्षण हैं किसी भी बंध में उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। जो थीटा है वो शो करता है बॉन्ड एंगल को, यानी वहाँ जो 2 बंधों के बीच में कितना कोण है उसको शो करता है। तो कहीं ना कहीं अगर आपको परसेंटेज एस कैरेक्टर या कहूँ एस कैरेक्टर आपको दिया हुआ है तो आप निकाल सकते हो उस बंध में कोण कितना, उस बंद कोण कितना, बॉन्ड एंगल कितना है, ठीक है। या फिर आपको अगर बॉन्ड एंगल दिया हुआ है, थीटा अगर आपको दिया हो तो कोस थीटा में यहाँ पे वैल्यू रख के आप परसेंटेज एस कैरेक्टर आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। ये अपन मेमोटी में भी अपन इसके एक अप्रोच पढ़ते हैं, ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स के थ्रू। ऐसे जब परसेंटेज पी कैरेक्टर आए तो अपन फॉर्मूला लगाते हैं कोस थीटा इज इक्वल टू पी माइनस पी अपॉन पी यानी पी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। जनरली अगर आप परसेंटेज एस कैरेक्टर निकाल लेते हो तो चाहे उसको या कहूँ एस कैरेक्टर आप निकाल लेते हो तो उसको 1 से माइनस कर दोगे तो भी अपना पी कैरेक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो चाहे इस दोनों फॉर्मूले याद कर लो या फिर एक फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप आसानी से उसको उसमें से 1 माइनस करके आप निकाल सकते हो टोटली परसेंटेज एस कैरेक्टर। या कह सकता हूँ मैं एक चीज़ यहाँ से कि परसेंटेज एस प्लस परसेंटेज जो पी कैरेक्टर हैं वो कितने होते हैं, टोटल 100% होते हैं, ठीक है। 100% वो होते हैं। सपोज जैसे अगर किसी बॉन्ड में परसेंटेज एस कैरेक्टर 20% आ गया, 20% क्या आ गया, परसेंटेज एस कैरेक्टर आ गया, तो परसेंटेज पी कैरेक्टर कितना आ जाएगा,
100% में से जब आप 20% माइनस करोगे तो 80% बच जाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चाहे आप दोनों फॉर्मूला याद कर लो या फिर एक फॉर्मूला याद कर लोगे और एक ये चीज़ याद कर लोगे तो भी एक ही बात है, क्योंकि किसी बॉन्ड में क्या होते हैं, दोनों परसेंटेज एस और परसेंटेज पी कैरेक्टर मिलकर क्या करते हैं, टोटल 100% का काम वो करते हैं, कंप्लीशन। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो पहली बात तो 2 फॉर्मूले आपको याद होनी चाहिए। सेकंड बात मैं आपको बता रहा हूँ कि परसेंटेज एस और परसेंटेज पी कैरेक्टर निकालने के दौरान आपको 2 चीज़ें बात ध्यान में रखनी पड़ती हैं। आपको कुछ एक इस टाइप का आपको कोई कंपाउंड मिलेगा, ठीक है, जहाँ सेंट्रल एटम होगा मेरा और उससे जुड़े हुए जो 2 एटम्स होंगे, सीधी सी बात है, कहीं भी आपको बॉन्ड एंगल निकालना है तो कोई सेंट्रल एटम होगा और उससे जुड़े हुए कोई 2 एटम्स होंगे कुछ इस टाइप से, ठीक है, तभी तो उनके बीच में बॉन्ड एंगल निकलेगा। आई के बात समझ में? ऐसा तो है नहीं कि एक एटम और जोड़ दूँ और फिर पूरा बॉन्ड एंगल निकालूंगा मैं, ऐसा तो होगा नहीं। किसी सेंट्रल एटम से 2 एटम्स अटैच होंगे और उनके बीच का अपन बॉन्ड एंगल निकालना है। अब बात यहाँ 2 चीज़ें क्यों अलग अलग बनाई है, यहाँ नोटिस कीजिएगा, सेंट्रल एटम तो सेम ही है दोनों ही कंडीशन में, ठीक है, लेकिन इस सेंट्रल एटम से अगर जब डिफरेंट एटम्स अटैच्ड हों, जैसे एक कोई बी एटम अटैच है, इससे कोई एक सी एटम अटैच है, तब जो मेरा थीटा होगा वो मेरा बॉन्ड एंगल ही होगा, ठीक है, लेकिन तब जो मेरा परसेंटेज एस कैरेक्टर होगा, इन बंधों का जो परसेंटेज एस कैरेक्टर निकल के आएगा वो होगा अलग अलग। ये बात आप ध्यान में रख लेना, क्योंकि ए और सी अलग टाइप के एटम्स हैं या उनकी बॉन्ड लेंथ कुछ अलग होगी, कुछ अलग प्रकार का बंध होगा, ए और बी कुछ अलग प्रकार का बंध होगा। तो जब बंध ही अलग अलग प्रकार के हैं, जब ये दोनों एटम ही अलग अलग प्रकार के हैं, तो इनका जो बॉन्ड होगा या जो इस बॉन्ड में जो परसेंटेज एस कैरेक्टर होंगे वो भी क्या होंगे, अलग अलग ही होंगे, सीधी सी बात है। तो यहाँ मैंने मान लिया कि परसेंटेज एस कैरेक्टर कोई ए आ रहा है, ऐसे ही इस बंद में परसेंटेज एस कैरेक्टर कोई मेरा बी आ रहा है, तो ओवरऑल जो मेरा परसेंटेज एस कैरेक्टर होगा वो कैसे निकालूंगा मैं, a + b/2, यानी इस परसेंटेज एस कैरेक्टर को और इस यहाँ जो परसेंटेज कैरेक्टर आएगा, जो दोनों अलग अलग वैल्यूज आएंगी, उन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दूंगा, तब मेरा आ जाएगा टोटल परसेंटेज एस कैरेक्टर। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ऐसे सेकंड कंडीशन, जब कोई सेंट्रल एटम से दोनों अटैच्ड जो एटम हो वो क्या हो, सेम हो। दिख रहा आपको, इस सेंट्रल एटम मेरा कोई ए है और इससे अटैच जो दोनों एटम हो वो बी टाइप के, यानी एक जैसे एटम्स हैं, तब कोई डाउट नहीं करना आपको, तब यहाँ जो परसेंटेज एस कैरेक्टर आएगा वही परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा, सेम परसेंटेज एस कैरेक्टर अपना आएगा। यहाँ भी परसेंटेज एस कैरेक्टर मान लिया मैंने कोई एक्स आ रहा है तो वही एक्स यहाँ पर आएगा। सपोज यहाँ अगर 20% एस कैरेक्टर आ रहा है तो यहाँ भी 20 ही होगा, फिर आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि दोनों एटम्स अटैच्ड हैं, वो कैसे हैं, सेम एटम है। ये बहुत बड़ी बात है, आपको ध्यान रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तब जो टोटल परसेंटेज एस कैरेक्टर होगा उसमें आपको कुछ भी करने की नीड नहीं है, जो परसेंटेज एस कैरेक्टर आप निकाल लोगे वही टोटल अपना परसेंटेज एस कैरेक्टर हो जाएगा। ये दोनों बात आपको ध्यान में रखनी है और एक ये 2 फॉर्मूलाज, ठीक है। नेक्स्ट आपको एक तीसरी इंपॉर्टेंट मैं बात बताता हूँ। काफ़ी बार अपने में जो क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पर अपने को क्या होती है, अपने को ये नहीं पता होता है कि जियोमेट्री, शेप और स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस होता है। कोई भी आपको एक कंपाउंड दे दिया, जैसे IF7 ही दे दिया, जैसे आपको दे दिया IF7, या फिर मैं कहूँ चलिए H2O ही मान लीजिए, वाटर मॉलिक्यूल आपको दे दिया, और इसके लिए आपको पूछ लिया कि इसकी जियोमेट्री क्या होगी और इसकी शेप और स्ट्रक्चर्स क्या होंगी, तो कंफ्यूज हो गए आप। तो जियोमेट्री और शेप और स्ट्रक्चर कैसे डिफाइन करेंगे अपन। तो जब भी आपको कभी भी अगर आपको ज्योमेट्री निकालनी हो किसी भी स्ट्रक्चर की, तो आप 2 बातों ध्यान रखिएगा, वहाँ पे आप निकालोगे बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, 2 चीज़ आप देखोगे वहाँ पर, ठीक है। लोन पेयर प्रेजेंट है तो काउंट कर लेना, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बॉन्ड पेयर से मेरा मतलब है सिग्मा बॉन्ड। क्या मतलब है मेरा, सिग्मा बॉन्ड पेयर, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में अपन पाई बॉन्ड तो काउंट करते नहीं है। और जो ज्योमेट्री निकालो, चाहे शेप या स्ट्रक्चर निकालो, हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू ही निकलेंगे वो, तो तभी तो अपने पीछे नॉर्मल हाइब्रिडाइजेशन सीखा है। तो यहाँ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऐड होंगे तब जाके अपनी ज्योमेट्री बनेगी। अगर लोन पेयर नहीं है उस ज्योमेट्री उस कंपाउंड में तो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ बॉन्ड पेयर रह जाएंगे। दूसरी बात, जो लोन पेयर जो मेरे होंगे ये मेरे होने चाहिए लोकलाइज्ड। इस चीज़ को मैं आगे यूज़ करूँगा, ध्यान रखिएगा। लोकलाइज्ड लोन पेयर होनी चाहिए, विस्थानीकृत नहीं होनी चाहिए, डीलोकलाइज्ड लोन पेयर नहीं होनी चाहिए। काफ़ी स्ट्रक्चर्स ऐसी आती हैं, जैसे मैं बात करूँ पिरिडिन की, एक ये मेरा पिरिडिन है, तो यहाँ आप क्या कहोगे कि ये लोन पेयर क्या लोकलाइजेशन में है? जी नहीं, ये लोन पेयर क्या लोकलाइजेशन में नहीं है। सॉरी, ये लोन पेयर जो मेरा है ये क्या है, डीलोकलाइज्ड नहीं है, मतलब इस रिंग में नहीं घूम रहा है। इस रिंग में सिर्फ ये जो 3 पाई बॉन्ड्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं सिर्फ यही इस रिंग में घूम रहे हैं। या कहूँ ये जो लोन पेयर है ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, ये एज इट इज़ यहाँ पे रखा हुआ है, कोई पार्टिसिपेशन नहीं शो कर रहा है, यानी ये एक लोकलाइज्ड है। कैसा लोन पेयर है, ये मेरा एक लोकलाइज्ड लोन पेयर है, कहीं पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है इस पूरी रिंग में रेजोनेंस के थ्रू, ठीक है। जबकि पिरोल की अगर मैं बात करूँ तो पिरोल में आपको दिख रहा होगा, पिरोल में जो लोन पेयर होता है ये क्या करता है,
पार्टिसिपेट करता है रेजोनेंस में, तभी यहाँ पर एक एरोमेटिक स्ट्रक्चर बनती है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। यहाँ जो लोन पेयर है ये कैसा है, डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है, और जो डीलोकलाइज्ड लोन पेयर होते हैं उनको अपन हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते हैं। तो इसी वजह से जब आप यहाँ इस पिरीडीन में इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन आप देखोगे तो क्या निकल के आएगा, यहाँ नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन निकल के आएगा sp। ठीक है, सॉरी sp नहीं, sp2। क्यों? क्योंकि एक अपन क्या चेक करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, इस नाइट्रोजन का एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर है और एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर है। एक्चुअली में पाई बॉन्ड बन रहा है, डबल बॉन्ड बन रहा है, लेकिन इस डबल बॉन्ड में क्या है, एक सिग्मा और एक पाई है। अपने को क्या देखना है, अपने को सिर्फ सिग्मा काउंट करना है। तो एक सिग्मा यहाँ से और एक सिग्मा यहाँ से, 2 सिग्मा और एक ये लोन पेयर, टोटल हो गए 3 लोन पेयर के लिए क्या बन जाए, टोटल 3 संख्या के लिए क्या बन जाएगा हाइब्रिडाइजेशन अपना sp2। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जबकि अगर अपन यहाँ अपन हाइब्रिडाइजेशन काउंट करें तो क्या होगा, यहाँ जो लोन पेयर है ये काउंट नहीं होता। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्यों नहीं काउंट होगा हाइब्रिडाइजेशन में, क्योंकि एक डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है, ये क्या जाएगा, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तब अपने को यहाँ देखना नाइट्रोजन का अपन क्या देखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ जो होगा, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर बना रहा है नाइट्रोजन, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर और एक इस हाइड्रोजन के साथ, टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर 0 है। 3 सिग्मा बॉन्ड के लिए भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, अपना sp2 ही हाइब्रिडाइजेशन होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि ज्योमेट्री और शेप या स्ट्रक्चर कैसे निकालते हैं। ज्योमेट्री के लिए बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर दोनों चीज़ें आप देखो, लेकिन अगर आपको कहीं शेप और स्ट्रक्चर निकालनी हो तो आप सिर्फ ही उसका बॉन्ड पेयर देखो, आपको फिर लोन पेयर देखने की ज़रूरत नहीं है। और काफ़ी ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ ज्योमेट्री और शेप और स्ट्रक्चर समान होती हैं, और काफ़ी ऐसे भी एग्जाम्पल्स हैं जहाँ क्या होती है, ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर और शेप्स अलग अलग होती हैं। जैसे आप H2 ही देख लीजिए, H2 में आप क्या कहोगे, ज्योमेट्री या जो हाइब्रिडाइजेशन अगर आप निकालोगे वो आप sp3 निकाल लोगे। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन तो अपने निकाल लिया, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री अपन बता देंगे। ठीक है, लेकिन क्या H2O की शेप और स्ट्रक्चर भी ज्योमेट्री जैसी होगी? नहीं, शेप और ज्योमेट्री एक जैसी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसकी शेप और ज्योमेट्री क्या होगी, वी शेप इसकी ज्योमेट्री होगी, या सॉरी बेंड्स टाइप अपन इसकी ज्योमेट्री अपन बताते हैं। तो वो सब अपन आगे सीख लेंगे। मेन मेरा पर्पज़ यही है आपको ये बताने का कि ज्योमेट्री, शेप और स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस होता है, कैसे अपन उनको काउंट करते हैं, क्योंकि आगे मैं आपको एग्जांपल कराऊंगा तब ये चीज़ें आपको नीड होंगी। अब अपन अपने मेन काम पर आते हैं, परसेंटेज एस और परसेंटेज पी कैरेक्टर पर। 2 टाइप की स्ट्रक्चर्स आपको ध्यान रखनी है, उनका परसेंटेज एस कैरेक्टर आपको कैसे चेक करना वो देख लिया, और परसेंटेज एस कैरेक्टर या पी कैरेक्टर कैसे निकालते हैं वो भी अपन इन फॉर्मूला से देख लिया। अब एक एग्जांपल अपन करते हैं। ये मेरे पास एक H2O का एग्जांपल है, जहाँ मेरे को इन बंधों के बीच में जो बॉन्ड एंगल दिया है वो दिया होगा 104 डिग्री 5 मिनट। अब यहाँ मेरे पास बॉन्ड एंगल है, अब मेरे को निकालना है परसेंटेज एस कैरेक्टर। ठीक है, अब परसेंटेज एस कैरेक्टर किन में निकलेगा, वो निकलेगा इन बंधों में। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको दिख रहा होगा, सेंट्रल एटम से जो अटैच्ड एटम हैं वो कैसे, दोनों के दोनों सेम एटम है। कुछ इस टाइप की कंडीशन बन रही है यहाँ पर। इसका मतलब क्या है कि किसी भी एक बंद में जो परसेंटेज एस कैरेक्टर आप निकाल लोगे वही दूसरे बंद में भी हो जाएगा। ठीक है, आपको दोनों में अलग अलग काउंट करने की जरूरत नहीं है, एक में निकल जाएगा वही दूसरे में भी निकल जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, जैसे कोस थीटा फॉर्मूला, अपने को परसेंटेज एस कैरेक्टर निकालना है तो फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। थीटा कितना है मेरा, 104 डिग्री 5 मिनट मैंने रख दिया। आगे मेरा क्या जाएगा, S/S-1। जब आप इस वैल्यू को सोल्व करते हो तो इसकी वैल्यू निकल के आती है 0.25। तो यहाँ से S/S-1 और यहाँ से जब टोटली आप सोल्व करोगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तब S की वैल्यू आएगी 0.2। यानी S कैरेक्टर मेरे 0.2 हैं, या कहूँ इसी को मैं लिख सकता हूँ 20%। आई बात समझ में, यानी परसेंटेज एस कैरेक्टर कितने आ गए, 20% आ गए। तो पी परसेंट कैरेक्टर कितने आ जाएंगे, मैंने आपको बताया था। आपको अलग से यहाँ पे पी कैरेक्टर निकालने की नीड नहीं है, आप सिर्फ क्या करो, परसेंटेज एस कैरेक्टर अगर अपने पास आ गए तो परसेंटेज पी आप निकाल सकते हो, उसको 100% में से माइनस कर दो। तो यहाँ कितने आ जाएंगे, 80% पी कैरेक्टर्स अपने पास आ जाएंगे। ठीक है, वो आपको दोबारा सोल्व करने की नीड नहीं होगी उस टाइम पे। तो इस टाइप से परसेंटेज एस और परसेंटेज पी कैरेक्टर तो मेरे पास आ गए 20% और 80%। अब देखिएगा इनका यूज़ क्या है आखिर। यहाँ इस बॉन्ड में परसेंटेज एस मेरे 20% है और परसेंटेज पी कैरेक्टर कितने 80% है। तो जहाँ इस बॉन्ड में परसेंटेज एस कैरेक्टर जितने होंगे उतने ही परसेंटेज एस कैरेक्टर यहाँ पर भी होंगे, क्योंकि दोनों आइटम्स क्या हैं, सेम है। तो यहाँ भी परसेंटेज एस कितना होगा 20%, और जो परसेंटेज पी कैरेक्टर होगा वो कितना होगा 80%। भाई परसेंटेज एस कैरेक्टर सेम होंगे तो परसेंटेज पी कैरेक्टर भी सेम ही लिखेंगे अपन, सीधी सी बात है। अब बात आती है बॉन्ड का परसेंटेज एस कैरेक्टर तो अपन ने निकाल लिया, लेकिन अब अगर मुझे इन लोन पेयर्स में परसेंटेज एस कैरेक्टर निकालना हो तब मैं कैसे निकालूंगा।
बॉन्ड का परसेंटेज एस कैरेक्टर अलग होता है, लोन पेयर का परसेंटेज एस कैरेक्टर अलग होता है, बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बॉन्ड का ही परसेंटेज एस और परसेंटेज पी कैरेक्टर भी आए हैं, लोन पेयर के परसेंटेज एस और परसेंटेज पी कैरेक्टर भी नहीं आए हैं। ठीक है, तो कैसे काउंट करेंगे? तो आप एक बात ध्यान में रखिएगा, देखिएगा 20% एस कैरेक्टर इस बॉन्ड में आ गए और 20% एस कैरेक्टर इस बॉन्ड में आ गए, यानी टोटल 40% एस कैरेक्टर इन बॉन्ड्स में आ चुके हैं। ठीक है, 40% एस कैरेक्टर इन दोनों बॉन्ड्स में आ चुके हैं। तो पीछे कितने बचेंगे? 60% बचेंगे भाई। टोटल 100% एस कैरेक्टर होते हैं, उनमें से 20 यहाँ आ गया, 20 यहाँ आ गया, यानी 40% एस कैरेक्टर तो इन बॉन्ड्स में यूज हो गया। तो पीछे बचा 60% एस कैरेक्टर। वो 60% एस कैरेक्टर कहाँ जाएगा? वो जाएगा इन लोन पेयर्स में। ठीक है, अब वो 60% एस कैरेक्टर डिवाइड हो जाएगा इन दो लोन पेयर में। तो यहाँ आ जाएगा 30% एस कैरेक्टर और यहाँ भी कितना आ जाएगा? 30% एस कैरेक्टर। आई बात समझ में? टोटल 100% एस कैरेक्टर में से 20% एस कैरेक्टर यहाँ चला गया, 20 यहाँ इस बॉन्ड में चला गया, यानी टोटल 40% लोन पेयर 40% एस कैरेक्टर तो यहाँ यूज हो गया। पीछे अपने बचेगा 60% एस कैरेक्टर, और वो 60% एस कैरेक्टर जो होगा वो कहाँ जाएगा? इन लोन पेयर्स में ही पार्टिसिपेट होगा। तो 60% एस कैरेक्टर है और लोन पेयर अपने पास दो हैं। एस्ट्रो में दो लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन पर। ठीक है, तो वो दो लोन पेयर में 30% इस लोन पेयर पर चला जाएगा और 30% एस कैरेक्टर चला जाएगा इस लोन पेयर पर। तो जब यहाँ 30% एस कैरेक्टर आ गया इस लोन पेयर पर, तो यहाँ परसेंटेज पी कैरेक्टर कितना होगा? 30% एस है। ठीक है, पर या मैं कहूँ एस कैरेक्टर जो मेरा है वो 30% है इस लोन पेयर पर। ठीक है, इस लोन पेयर के लिए तो यहाँ p% एस कैरेक्टर कितना हो जाएगा? 100 में से माइनस कर दो भाई, 70% पी कैरेक्टर बच जाएगा। ऐसे यहाँ पर भी क्या होगा? यहाँ पर भी 70% पी कैरेक्टर आपके पास प्रेजेंट होता है इजी वे में। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो इतनी बात अगर आपको ध्यान में तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट कि परसेंटेज एस कैरेक्टर बॉन्ड में निकालने का क्या मतलब है और परसेंटेज एस कैरेक्टर निकालने का क्या मतलब है, क्या रीज़न है, तो वो भी अपन देखते हैं। देखिएगा, अगर मैं आपको बात करूँ बॉन्ड की, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ बॉन्ड की। बॉन्ड में अगर मैं एस और पी का रेशो निकालूँ, परसेंटेज एस और परसेंटेज पी कैरेक्टर का रेशो मैं अगर निकालूँ इन बॉन्ड्स में, तो कितना आ रहा है? तो देखिएगा यहाँ पर 20% आ रहा है इस साइड में और 80% आ रहा है। ठीक है भाई, दोनों बॉन्ड सिमिलर ही तो हैं। ठीक है, तो आप परसेंटेज एस और परसेंटेज पी का आप रेशो निकाल रहे हो। ठीक, कब? इन बॉन्ड्स में। ठीक है, तो यहाँ परसेंटेज एस कैरेक्टर कितने 20% है और परसेंटेज पी कैरेक्टर 80% है। तो ये अपन ने रेशो लिख दिया। यहाँ से जब इसको सोल्व करोगे तो क्या रेशो आएगा? 1:4 आएगा। ठीक है, 1:4 आएगा। तो मैं क्या कह सकता हूँ, एस और पी में 1:4 आ रहा है, तो यानी जो हाइब्रिडाइजेशन होगा मेरा यहाँ पर क्या होगा? sp4 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब आप सॉल्व हो गए। sp4 हाइब्रिडाइजेशन तो अपन ने पढ़ा ही नहीं। sp पढ़ा, sp2 पढ़ा, sp3 पढ़ा, sp4 कहाँ से आ गया? हो गई दिक्कत की बात। करेंगे इसको भी सॉल्यूशन। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। एक बात तो ये ध्यान में रख लिया अपन ने कि बॉन्ड में मुझे एस और पी का अगर रेशो निकालना हो तो मेरा 1:4 आएगा। निकाल सकते हो ना आसानी से, 20% और 80% को जो डिवाइड करोगे तो 1:4 आ जाएगा इजी से। ठीक है, अब मेरी बात आती है, मैं लोन पेयर में भी ऐसा ही कुछ रेशियो अगर निकालूं तो वो क्या आएगा? चलिए देखते हैं। एस है, पी है मेरा। ठीक है, परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना आ रहा है लोन पेयर में? 30% आ रहा है। रेशियो पी कैरेक्टर कितना आ रहा है? 70% आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको सॉल्यूशन करेंगे तो अपने पास कितना आएगा? तब लगभग क्या आ जाएगा? मैं 1:7 डिवाइड बाई 3 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ इजी से। ठीक है, या फिर इसी को थोड़ा और सॉर्ट आउट करें तो यहाँ से कितना आएगा? 2.33 के समथिंग आएगा। आ गया, यानी यहाँ से जो हाइब्रिडाइजेशन निकलेगा वो अपना निकलेगा ये, और यहाँ से निकल रहा है ये डिफरेंस कैसे आया? बॉन्ड में तो अपने पास हाइब्रिडाइजेशन निकल के आ रहा है sp4। ठीक है, जबकि लोन पेयर में जब अपना हाइब्रिडाइजेशन निकाले लोन पेयर के बेस पर तब अपना आ रहा है sp2.3। तो ये डिफरेंस कैसे आ रहा है? इसी वजह से यहाँ जो अपन हाइब्रिडाइजेशन मान के चलते हैं H2O के अंदर, वो ना तो ये मानते हैं और ना अपन ये मानते हैं। कहीं ना कहीं अपन इन दोनों का अप्रॉक्स मान के चलते हैं, इन दोनों का कोई मिडल फॉर्म अपन मान के चलते हैं। और वो मिडल फॉर्म मेरी क्या होती है? वो मिडल फॉर्म मेरी होती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। आई क्या बात समझ में? वो मिडल फॉर्म मेरी क्या होगी? sp3 हाइब्रिडाइजेशन में मान के चलता हूँ। ठीक है, तो ये इस टाइप से अपन किसी बॉन्ड में परसेंटेज एस कैरेक्टर निकाल सकते हैं, किसी लोन पेयर में परसेंटेज एस कैरेक्टर निकाल सकते हैं आसानी से।
फिर से आपको परसेंटेज एस और परसेंटेज पी समझा रहा हूँ कि कैसे निकाला है। थीटा के बेस पर अपन ने पहले कोस थीटा में वैल्यू रखी और यहाँ से एस कैरेक्टर आया। एस के बेस पर अपन ने बोल दिया कि एस 20% आ रहा है, इस बॉन्ड में परसेंटेज एस कैरेक्टर 20 है, तो परसेंटेज पी कैरेक्टर मेरा हो जाएगा 80%। ठीक है, दोनों बॉन्ड सिमिलर हैं, सेंट्रल एटम से अटैच, तो यहाँ जितने परसेंटेज एस कैरेक्टर होंगे उतने ही यहाँ होंगे, ये अपन ने इससे सीख लिया है। ठीक है, अब बात आती है 20% एस कैरेक्टर यहाँ गए, 20% एस कैरेक्टर यहाँ गए, यानी 40% एस कैरेक्टर यूज हो चुके हैं इन बॉन्ड्स में। तो पीछे अपने बचते हैं 60% एस कैरेक्टर, वो कहाँ काम आएंगे, इन लोन पेयर्स में काम आएंगे। 2 लोन पेयर हैं और टोटल 60% एस कैरेक्टर है, तो 30 यहाँ डिवाइड हो जाएगा, 30% एस कैरेक्टर यहाँ डिवाइड हो जाएगा। 30% एस कैरेक्टर यहाँ लोन पेयर में आ गए, तो इस लोन पेयर में पी कैरेक्टर कितना हो जाएगा, 70%। इसी के बेस पर मैंने बताया 100 में से 30 माइनस करो तो 70 बचेगा, लिख दिया। ऐसे यहाँ पर भी 70% पी कैरेक्टर। अब मैं बात करता हूँ कि मुझे बॉन्ड के थ्रू मुझे हाइब्रिडाइजेशन निकालना, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे एस और पी का रेशो लेना पड़ेगा। मैंने एस और पी का रेशो लिया कब, इस बॉन्ड के रेस्पेक्ट में, तो मेरा sp4 हाइब्रिडाइजेशन आया। ऐसे मैंने लोन पेयर के बेस पर मैंने ये हाइब्रिडाइजेशन निकाला, तो मेरा आया sp 2.3.3। ठीक है, तो इन दोनों को ही मैचिंग नहीं होने के कारण अपन ने क्या है, कुछ अप्रॉक्स मान के चलते हैं, कुछ मिडिल वैल्यू इनकी अपन लेके चलते हैं, और तब अपन इसका हाइब्रिडाइजेशन अपन बताते हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है H2O के अंदर। यहाँ तक ये बात हुई थोड़ी कॉन्सेप्चुअल। अब बात आती है कि ऐसा हाइब्रिडाइजेशन भी आपने पहली बार ही देखा होगा, 2.33, ऐसा हाइब्रिडाइजेशन तो आपने कभी नहीं देखा होगा। लेकिन मैं आपको तभी, इसीलिए मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन जब स्टार्ट किया तो मैंने आपको बताया था कि हाइब्रिडाइजेशन 2 टाइप के, नॉर्मल हाइब्रिडाइजेशन और एक होता है एब्सोल्यूट हाइब्रिडाइजेशन। ना आपने ऐसा हाइब्रिडाइजेशन देखा होगा, ना आपने ऐसा देखा होगा, sp4 थोड़ी ना देखा आपने। ठीक है, अब बात आती है कि ऐसा क्या है एब्सोल्यूट हाइब्रिडाइजेशन में, जो कहीं 4 5 भी मिल जाए आपको, कहीं पॉइंटों में भी वैल्यू मिल जाए, तो ऐसा क्यों हो रहा है। इसी के लिए मैंने आपको एब्सोल्यूट हाइब्रिडाइजेशन में एक कॉन्सेप्ट बताया था spi, और ये जो मेरा i है इसी पर बेस्ड हैं आपकी ये वैल्यूज़ भी। i मेरा इंटीजर भी हो सकता है, नॉन इंटीजर भी हो सकता है, तो वो चीज़ अपन सीखेंगे एब्सोल्यूट हाइब्रिडाइजेशन में। आई होप आपको यहाँ तक ये होगी। ठीक है, यहाँ आप चाहे लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, ये जो है हाइब्रिडाइजेशन है ये विथ रेस्पेक्ट टू लोन पेयर है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे भी लिखा दिया है, और यहाँ जो ये हाइब्रिडाइजेशन है ये है विथ रेस्पेक्ट टू बॉन्ड। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब बात आती है एब्सोल्यूट हाइब्रिडाइजेशन की, कि एब्सोल्यूट हाइब्रिडाइजेशन में ऐसा क्या है, क्या कुछ अलग है। वो अलग है, वो सिर्फ ये i है, और ये i को मैं बोलता हूँ हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स, मैं इसको बोलता हूँ। और इस i के लिए ही मैंने आपको परसेंटेज एस और परसेंटेज p कैरेक्टर पहले पढ़ाए हैं, कि जो i है वो मेरा होता है pys। क्या होता है मेरा pys, p कैरेक्टर अपॉन s कैरेक्टर, उसी के रेशो को अपन बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स। ये अपन पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। कंप्लीट जो अपना एब्सोल्यूट हाइब्रिडाइजेशन है वो अपन सीखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।